फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो है आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, जिनका पेपर 12, 13, 14, 16 या किसी भी दिन आपका एग्जाम होने जा रहा है, तो बिल्कुल अब नए पैटर्न से नए सिरे से जो है आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको भी पता है, तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। और उसी के आधार पे मैंने जो है आरआरबी ग्रुप डी में जितने भी मेरे दोस्त जो आगामी दिनों में जा रहे हैं, उनके लिए मैंने स्पेशल क्लास रख दिया है। जो अभी जो नए पैटर्न पे जो सवाल आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा पूछा गया है, उसके आधार पे आप देख लो आगामी दिनों में बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टू प्रश्न यहाँ से फंसने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हमने उन टॉपिकों के ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर दिया है। और जितने भी मेरे दोस्त आगामी दिनों में किसी भी शिफ्ट में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप इस क्लास को अंत तक देख लेना, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा आपको अंतिम के दिनों में। तो चलिएगा फटाफट से हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, वो बिल्कुल इसे अंत तक देखेंगे। मैंने हर एक टॉपिक के प्रश्न रखा है, वो रीजनिंग हो या मैथ हो या आपका साइंस हो या आपका करेंट अफेयर हो, ठीक है। तो आप इस क्लास को देखोगे तो आपको फायदा ही फायदा है। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल भाई साहब, आप क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि ये क्लास आपको रेगुलर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रश्न हम लोगों से कह रहा है कि जो है किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। बात कीजिए पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, तो आप देखोगे तो ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये मुख्य फोकस पर करती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आपको ध्यान रखना है, मुख्य फोकस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स का प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब के आवेश ले जाने पर कितना कार्य पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है फॉर्मूले पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल बनाने के लिए अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमसे पूछा गया है कितना कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आप बना सकते हो। W बराबर होता है V गुणे Q, यही तो फॉर्मूला होता है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा क्लास 10th में कि W बराबर VQ होता है। तो कार्य अगर हम निकालेंगे तो V का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास है 12, और Q का वैल्यू कितना दिया है 4। तो 4 गुणे 12, 12 चौका 48 जूल जो है हमारा बिल्कुल ये सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मुझे लगता है कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर तीसरा। कह रहा है तीसरा प्रश्न कि धावन सोडा का सही रासायनिक नाम और सूत्र क्या है। धावन सोडा का सही रासायनिक नाम और सूत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। धावन सोडा का सही रासायनिक नाम और सूत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2026 के अकॉर्डिंग बताना है में
बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है और आप लोगों को करंट अफेयर से 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको याद रखना क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है। तो ये शीर्ष पर रहने वाला जो राज्य है आपका है गुजरात। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी बता रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और दुर्घटना रोकने के लिए विकसित स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और दुर्घटना रोकने के लिए विकसित स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है, इसका नाम जो रखा गया है कवच रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी अगर हम लोगों ने बता रखा है तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा कह रहा है यहाँ पे कि भारत सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की लक्ष्य रखी गई है? क्वेश्चन नंबर 7वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं 7 पे और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बता रहे हैं यहाँ पे कि जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है इसके द्वारा जो सरकार है ये 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त यानी कि फ्री में जो है देने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7वें की जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है सी। अगर आपने सी को चुन रखा है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। देखिए यहाँ पे गणित का प्रश्न आ चुका है, लिखा है समय और कार्य से रिलेटेड प्रश्न। पहला जो है गणित में समय और कार्य से रिलेटेड प्रश्न है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में और बी जो है उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मुझे, दोनों एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है तो शेष कार्य भी कितने दिनों में पूरा करेगा, ये प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं लगेगा इजी है पर लास्ट में जो घुमाया है प्रश्न है भाई साहब उतने से ही आप लोगों को जो है दिक्कत हो जाता है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। मान लेते हैं एक तो भाई साहब ए हैं जो किसी काम को 10 दिनों में कर रहे हैं और दूसरे भाई साहब हमारा है बी, ये 15 दिनों में कर रहा है। तो हम टोटल वर्क निकालने जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 15 कैल्शियम 30। 10 के पहाड़े में 30 3 मर्त में और 15 के पहाड़े में ये 30 2 मर्त में। मतलब हमें पता चल गया ये जो है एक दिन में कितना काम करता है 3 और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। इसने कहा कि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। तो अगर एक काम कर ए काम करेगा एक दिन में 2, बी काम करेगा ए काम करेगा 3, बी काम करेगा 2, तो टोटल एक दिन में काम हो जाएगा 5। इसने कहा भाई साहब लेकिन 2 दिन बाद ये कार्य छोड़ देता है, मतलब 2 दिन तो ये कार्य किया हुआ है दोनों मिलकर, तो 5 में 2 से गुणा करोगे 5 दूना के 10 काम तो इन दोनों ने 2 दिनों में कंप्लीट कर लिया है। लेकिन 2 दिन के बाद से क्या हुआ कि जो है अब देख लेते हैं 2 दिन के बाद कार्य बचा कितना है तो 20 बचा है। और क्या किया है कि ये जो है ये भाई साहब ये जो है ये काम छोड़ के चले जाते हैं। तो अब करेगा कौन भाई साहब बी, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो 2 से भाग दे दो, इसमें कितना हो जाएगा 10 दूना का 20, अर्थात 10 दिन जो है लगेगा बी को इस काम को पूरा करने में। मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9वें का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं कि आगामी दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो आप बिल्कुल ही हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो
क्योंकि आपको सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न कराए जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम हॉल में आना तय है। ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम हॉल में। बात की जाए यहाँ पे तो समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक वस्तु को 720 रुपया में बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 720 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% का हानि का मतलब हुआ कि हमने 100 रुपया का तो खरीदा था भाई साहब, बेच दिया 90 में, तो 10% का क्या हो गया यहाँ पे हानि। 10% की क्या हो गई हानि। अब देखिएगा, कह रहा है कि 20% लाभ मुझे प्राप्त करना है। 20% लाभ प्राप्त करना है अर्थात 100 वाला सामान हम चले जाएंगे 120 में बेचने। ठीक है, तो अब यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, तो हम यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा। 9 के पहाड़े में 9 आठे 72, 8 मर्द में 12 आठे 120, 12 आठे कितना होता है 96 भाई साहब, 96 96 कितना आ गया 900। 960 रुपया जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो है 5,000 की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 6,600 रुपया हो जाएगा। ये जो है प्रश्न आपके लिए रामबाण होगा। बहुत बहुत बेहतरीन है, बहुत ज्यादा बेहतरीन है। आप स्टार लगा लो इस प्रश्न को और फिर जो है आप ध्यान पूर्वक इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया, तो इसने क्या किया है कि 5,000 रुपया है और ये हो जा रहा है आपका कितना 6,600 रुपया। तो ये कितने समय में हुआ है। सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि इसमें ब्याज कितना है। तो 5,000 वाला सामान 6,600 हो रहा है, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ब्याज 1,600 रुपया है। 1,600 रुपया ब्याज है इस पे। कितने पे, तो यहाँ पे मूलधन कितना है उसी पे तो होता है 5,000 गुणे मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय मतलब टाइम नहीं दिया है, और बट्टा में होता है 100। यही तो होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ये तो फॉर्मूला है बिल्कुल। अब यहाँ पे लगा लो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। 5 आठे 40, 40 के पहाड़े में 160 आता है, 40 के पहाड़े में 60 बिल्कुल आता है 4 मर्द में। तो कितना हो गया आपका 4 वर्ष। टाइम इक्वल टू 4 ईयर। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में लाइट को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में फ्रेम को जो है क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं, बताएंगे सभी लोग। रीजनिंग का प्रश्न है। मैंने जब देखा यहाँ से तो एल को लिखा है एम, आई को लिखा है जे, जी को लिखा है एच, एच को लिखा है आई, टी को लिखा है यू, मतलब सब में +1+1 किया गया है। बिल्कुल नॉर्मल था। आप सिंपल तरीके से इसे देखने के बाद भी आप कर सकते थे। एफ के बाद आप लिखोगे जी, आर के बाद एस, ए के बाद बी और एम के बाद एन, मतलब ये तो दोनों गलत, और ई के बाद एफ, मतलब ये भी गलत। मुझे लगता है आपको क्लियर आ गया होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा था तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि रोहन पूरब की ओर 7 मीटर चलता है और फिर जो है बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह पुनः जो है बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। उसके बाद से कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये हम लोगों को बताना है। कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो मैंने आप लोगों को तो दिशा बिल्कुल बता रखा है, उत्तर पूर्व पश्चिम, ये चारों दिशा अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर लोगे बहुत कम समय में। पूरब जाना है तो ये होता है पूरब दिशा। कितना गया है 7 किलोमीटर। फिर जाके बायां मुड़ा हुआ है, बायां मतलब ऊपर की तरफ 4 किलोमीटर चला गया। फिर उसके बाद से जो है वह पुनः बाएं मुड़ता है, बायां मतलब इधर मुड़ेगा, और कितना चला है 7 किलोमीटर।
वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है और चुंबक गया है यहाँ पे, तो ये कितनी दूरी है? जब ये 4 का है तो ये भी भाई साहब 4 का ही होगा। तो 4 का होगा, पर किस दिशा में है? तो ये आपको पता है कि ऊपर होता है उत्तर, तो उत्तर दिशा में है और 4 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मुझे लगता है कि आपने भी बनाया होगा, तो ए ही आया होगा। और अगर ए आया है तो आप समझ लो बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। अब जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये हमें बताना है। देखिए सिंपल सा लग रहा है, तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है मुझे। थोड़े से ध्यानपूर्वक देखोगे 7 से 14 लिखा है, आप कहोगे 2 गुना किया है। 14 से 28 लिखा है, यहाँ पे भी 2 गुना किया है। 28 में 2 से 56, 56 में 2 से करोगे 112, 112 में 2 से करोगे कितना हो जाएगा 200, 22 दूना 12 दूना 24। मुझे लगता है कि आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ए को चुन रखा है ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। कह रहा है कि किसी 10 ओम के प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा 5 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। देखिए न्यूमेरिकल का प्रश्न है और आपको पता है कि यहाँ पे ऊष्मा, हीट जो है निकालना है, तो ऊष्मा बराबर क्या होता है I स्क्वायर आर टी, यही तो होता है। ऊष्मा बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई का वैल्यू कितना दिया है आप देख लो, आई का वैल्यू 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर हम कर दिए 4। आर, आर मतलब प्रतिरोध कितना दिया है 10, और समय कितना दिया है 5 सेकेंड। अब कर लो 4 पचे 20, 20 पे एक जीरो लगा दो। 200 जूल जो है यहाँ पे आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मुझे लगता है कि इसमें किसी तरीके के आपके डाउट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है निर्यात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर है, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड बट्टा क्या होता है क्या निकालना है जल की चाल, तो चाल बराबर होता है प्रकाश की चाल बटा अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा 4/3, तो ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 4/3 नीचे रखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9/4, 9/4 का मतलब क्या होता है 9/4 का मतलब 2.25। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट। यहाँ पे 3 तरीका 9 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर 8 है, तो 9 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये आपको याद रखना है कि जिप्सम को जब हम लोग 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हम क्या पाते हैं? सभी लोग बताइएगा, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के जो राइट उत्तर है, 16 नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने ए को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, 17वां नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है?
क्वेश्चन नंबर 17 के जो राइट उत्तर है सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जिन्होंने बताया है बढ़ती है, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव में वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, बताइएगा। मानव में वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट उत्तर जिन्होंने बताया यहाँ पे नेफ्रॉन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे अगला देखिएगा, वर्ष 2019 के लिए भारत सरकार द्वारा लागू पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए अधिकतम जो है कितनी सब्सिडी दी जा रही है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये करंट अफेयर के। और देखिए किसी न किसी शिफ्ट में आने वाले प्रश्न है ये, आपको किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसमें कितनी सब्सिडी मिल रहा है, तो आपको बताना है 78,000 रुपये की सब्सिडी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। कर हाल में ही भारतीय वायुसेना की महानिदेशक बनने वाली महिला एयर मार्शल कौन है, क्वेश्चन नंबर 21वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि हाल में ही भारतीय वायुसेना की महानिदेशक बनने वाली महिला एयर मार्शल कौन है, क्वेश्चन नंबर 21 के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने ए को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा 2026 में घोषित भारत की 45वीं विश्व धरोहर स्थल सारनाथ बौद्ध परिषद किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे कि यूनेस्को द्वारा जो है 2026 में घोषित भारत की 45वीं विश्व धरोहर स्थल सारनाथ बौद्ध परिषद किस राज्य में स्थित है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे यूपी उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत न्यूनतम कितने वर्ष की जेल की सजा का कड़ा प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत न्यूनतम कितने वर्ष की जेल की सजा का कड़ा प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोगों के सामने 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे तो आपको बताना है 3 से 5 वर्षों का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, गणित का प्रश्न है कि 2000 रुपये के अंतिम मूल्य पर 20% और 10% के दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्रमिक छूट, ये जो क्रमिक छूट वाला प्रश्न है आपको हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, दो दो ठो प्रश्न, और खास करके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में हुआ है बच्चों को, ठीक है। पर मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इस क्लास को पूरा का पूरा वॉच किए हो तो अब जो है आपको ऐसे प्रश्नों में किसी तरीके के डाउट होने वाला है, ठीक है। स्टार लगा लेना, आपके भी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो हुआ क्या है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो मेरे पास जो है 2000 रुपया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोला गया कि भाई साहब अगर कोई सामान है उसका मूल्य 2000 है, तो आप जाओगे दुकान पे तो बोलोगे ना कि हमें इस पे कुछ तो छूट चाहिए भाई साहब। तो दुकानदार बोला कि भाई साहब आप अगर खरीदोगे तो हम इसे छोड़ेंगे कितने, 20%। मतलब 100 रुपया का अगर सामान है तो हम आपको 80 में ही दे देंगे। 20% का छूट का मतलब यही हुआ। आप बोलोगे कि नहीं भाई साहब मुझे तो महंगा लग रहा है, हमें जो है और जो है यहाँ पे कम में चाहिए। आप बोलो कि भाई साहब मैं इतने पे नहीं खरीदूंगा, मुझे यहाँ पे और छूट चाहिए। तो उसने क्या कहा कि भाई साहब आपको मैं अंतिम 10% का और छूट देता हूँ, मतलब 100 रुपये का सामान है तो 10 रुपया और उस पर छूट देगा, तो 90 रुपया में बेचेगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 9 8 72, 72 में 2 से 72 दूना 144, अर्थात अब जो है उस सामान के लिए, उस वस्तु के लिए 1440 रुपया ही हमें पे करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। 11 संख्याओं का औसत 50 है, यदि अंतिम 6 संख्याओं का औसत 49 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत यहाँ पे दिया गया है 52, तो छठी संख्या क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले मेरे पास 11 लोग हैं और इनका औसत है 50, तो हम टोटल वर्क निकालेंगे तो 11 पचे 55, अर्थात टोटल मिला जुला कर हमें 11 लोगों का जो योग हो जाएगा 550 हो जाएगा। इसने कहा कि भाई साहब हमारे पास शुरू के 6 जो लोग हैं उनका योग है 49। ठीक है जी, हम टोटल 6 लोगों का योग निकालेंगे तो 9 छक्का 54 का 4, 6 चौका 24, 24 और 5 29, 294। फिर अंतिम 6 लोगों का अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाता है 52। अंतिम 6 लोगों का औसत कितना है? 52। तो 6 दूना का 12, 6 पचे 30 और 1 31। हम टोटल जो है यहाँ पे जोड़ते हैं 6 और 6, कितने लोग हो गए? 12। तो 12 लोगों का योग कितना हो रहा है यहाँ पे? 4 2 6, 9 1 10, 3 2 5 1 6, 606। हमें जो है टोटल 12 लोग मिल गए 606, पर लोग हैं कितने? 11। 11 लोगों का वैल्यू इतना है तो एक एक जो फालतू हो रहा है उसको हम लोगों ने 2 बार काउंट किया है। तो हम 606 में से 550 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50 और 6 56 लोग। 56 जो है छठा व्यक्ति कितना है? 56। 56 जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 26। कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी का वैल्यू दिया गया, बी अनुपात सी का, तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। ए अनुपात बी कितना हो जाएगा? 2 अनुपात 3। फिर बी अनुपात सी कितना हो जाएगा? 4 अनुपात 5। अब यहाँ से देखोगे इधर बढ़ाओगे 3 और इधर बढ़ेगा 4। 4 दूना का 8 हो जाएगा, 3 चौका 12 और 3 पचे 15। देख लो आपके जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है जिन्होंने ए को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि इसका जो है मान आपको बताना है। x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 3, तो एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का मान हमें बता दो। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके एक फॉर्मूले होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस 3a। ए का मतलब हो गया यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो ए है, तो ए क्यू हो गया माइनस 3a। ए का वैल्यू 3, तो ये 3 3 का 9 9 3 27। 27 में से 3 3 का 9 घटा दोगे तो कितना आएगा भाई साहब? 27 में से 9 हो जाता है 18 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, एक पुरुष के बारे में महिला कह रही है कि उसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री हैं। वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित? देखिएगा, उसकी जो माता है मेरे पिता की इकलौती पुत्री हैं, तो उसके पिता की इकलौती पुत्री हैं। पुत्री है मतलब भाई साहब, पुत्री है मतलब वो खुद की बात कर रही है कि उसकी जो माता है, उसकी उस जो पुरुष है उसकी जो माता है वो इसके इकलौते पिता के इकलौते क्या है? पुत्री है। मतलब पिता के इकलौते पुत्र, सेम को ही बात करिए तो वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो उस महिला के क्या होगा? पुत्र ही हो जाएगा डायरेक्ट। बिल्कुल आसान था, वो अपने आप को बोल रहा था।
अगला प्रश्न देखिएगा 29 नंबर, देखिएगा कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, तो देखिए 6 दूना 12 और 1 13, 13 दूनी 26। यहाँ पे देखिए 2 से गुणा 1 जोड़ दिया, फिर 2 से गुणा 2 जोड़ दिया, फिर 2 से गुणा और 3 जोड़ दिया, 2 से गुणा करो 3 जोड़ दो, फिर 2 से गुणा और 4 जोड़ दो। तो अंत में हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा और 5 जोड़ देंगे। 4 दूना 2 दूना का 4 और 5 जोड़ेंगे 9। 9 जो है हमारा इकाई का अंक आ रहा है, 9 जो है हमारा इकाई का अंक आ रहा है और केवल ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया गया है, तो ए ही हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, वेन आरेख से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दूध, पानी और पानी के बीच के संबंध को दर्शाता है। ये जो है हमें बताना है। देखिएगा ये आज का अंतिम प्रश्न है और ये सभी लोग बताएंगे। इसका जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को देख रहे हैं, सभी लोगों का उत्तर इस रीजनिंग के अंतिम प्रश्न का आना चाहिए। अगर आपका एग्जाम अभी भी बाकी है तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट जिस टॉपिक से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, हम उन सारे नए टॉपिकों को यहाँ पे कवर कर देते हैं। तो एक भी प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं लगेगा कि जो आउट ऑफ सिलेबस हो। तो आप जरूर एक बार जो है हमारे क्लास से जुड़िए, रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।